हेलो गाइस, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पावर। बेटा वैसे तो ये लास्ट टॉपिक है, बट हम लोग एक और वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम फुल रिवीजन लेने वाले हैं, पूरी थ्योरी का रिवीजन लेने वाले हैं। तो आज हम लोग पहले जो पढ़ा है हमने थ्योरी, उसका रिवीजन नहीं करने वाले हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि आज जो टॉपिक वैसे छोटा है, बट इसी का हम लोग न्यूमेरिकल भी करना चाहते हैं, इसीलिए। तो वैसे तो आप लोग पावर जानते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलूँ या पावर बोलूँ, पावर इज इक्वल टू वी आई। पहले हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं। याद है हमने हीट के समय भी एच इज इक्वल टू कुछ एच इज इक्वल टू वी आई टी था, या ई इज इक्वल टू वी आई टी था। फिर हमने ओम्स लगा के आई स्क्वायर आर टी किया था, वी इज इक्वल टू आई आर वाला। वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि सर वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तब अगर ये वी को यहाँ पे मैं ट्रांसपोज कर दूँ तो पी इज इक्वल टू आई आर इंटू आई हो जाएगा। तो बेसिकली पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। एक ये नया फॉर्मूला बन गया। या फिर अगर मैं इसको चाहता थोड़ा ट्रांसपोजिशन करता तो v बाई आर इज इक्वल टू आई होता मेरा। अब ये i की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसपोज करूँगा मैं तो क्या हो जाएगी v इंटू वी बाई आर। तो बेसिकली नया पावर का फॉर्मूला एक वी स्क्वायर बाई आर भी तो हो जाएगा। तो हमने तीन फॉर्मूले सीख लिया बेटा पावर के। क्या क्या है? वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर। बेसिकली ना बेटा ये आई स्क्वायर आर वाला जो फॉर्मूला है, मतलब कि ये वाला, ये यूज़ होता है सीरीज में और ये वाला यूज़ होता है पैरेलल में। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अभी मतलब मत सोचिए, आपको जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब इसको अच्छे समझाऊंगा। अभी के लिए सिंपल रट लीजिए, आई स्क्वायर आर यूज होता है सीरीज के लिए, वी स्क्वायर बाय आर यूज होता है पैरेलल में। फेयर क्लियर? तो वो दोनों ठीक है। फिर पी इज इक्वल टू वी आई कब यूज होता है बेटा? ये नॉर्मल न्यूमेरिकल में था, इसलिए अभी आप टेंशन मत लीजिए, तीनों फॉर्मूला याद रख लीजिए, आपको मैं बताऊंगा कब कैसा यूज करते हैं हम लोग। चलो ठीक है। तो ऐसा यूनिट याद है ना इसका? इसका ऐसा यूनिट होता था वॉट, डब्ल्यू ए डबल टी। नाइन्थ में भी सीखा है हमने, रिप्रेजेंट करते थे डब्ल्यू से। अब अगर मुझे जो नॉर्मल क्वेश्चन अपन ने करंट के समय पे देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस के समय पे भी देखा था, रेजिस्टेंस के समय पे भी देखा था कि डिफाइन द एसआई यूनिट, वो आ गया। तो मुझे अगर 1 वॉट को डिफाइन करना है तो बेसिकली वो क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। पता है ना पी इज इक्वल टू वी आई होता है। तो 1 डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 वी इंटू 1 आई। 1 डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 वी इंटू 1 आई, नहीं 1 ए, ये पता है, मैथमेटिकली समझ जाना। अब इसी को इंग्लिश में लिख के देता हूँ। तो ये देख लीजिए क्या हो जाता है कि 1 वॉट पावर, ये 1 वॉट क्या है? पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन वर्किंग एट या ऑपरेटिंग एट 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो गया डेफिनेशन बेटा? 1 वॉट उतना पावर कंज्यूम हो रहा है जब एक डिवाइस 1 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रही है और पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस कितना है? 1 वोल्ट। तो वही 1 वी इंटू 1 ए वाली बात हो गई है। ये समझिए आपको। अब देखो आपके दिमाग में एक बहुत छोटी सी बात आ सकती है, मे बी नहीं भी आई तो कोई बड़ी बात नहीं है, कि सर हमारे घर में तो पोटेंशियल डिफरेंस 220 आता है, आपने बताया था। ये इंडियन इसमें आता है, बाहर की कंट्रीज में अलग रहता है, यूरोपियन कंट्रीज में 110 रहता है। रीजन छोड़ो, कोई काम का नहीं है। सर मान लीजिए मेरा कोई डिवाइस है, मुझे नहीं पता कितना करंट कंज्यूम करता होगा, बट एक बहुत नॉर्मल सा डिवाइस भी मे बी सर कुछ 10 एम्पियर करंट करता होगा। हाँ सर इसका पावर कितना हो गया? वी इंटू आई, यानी 220 इंटू 10 मतलब 2200 वॉट। तो बहुत ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप बेटा। देखो एक्चुअल में क्या है, वॉट इन इटसेल्फ है ना, 1 वॉट इन इटसेल्फ बहुत ही छोटा सा यूनिट हो गया है, इसलिए हम लोग बेटर यूनिट को यूज करते हैं मेजरली। तो दूसरा यूनिट एक और डिफाइन जो करते हैं वो होता है किलो वॉट। अब किलो वॉट तो आप जानते हैं, जैसे ग्राम किलोग्राम होता है, वैसे ही वॉट और किलो वॉट है। तो ये हो जाता है 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट। इसलिए मेजरली आप लोग पावर वावर में किलो वॉट्स में पढ़ते हो। तो इसी को मैं क्या पढ़ लूंगा, 2.2 किलो वॉट। अब देखो 2.2 किलो वॉट बोलने में इतना बुरा नहीं लग रहा, 2200 वॉट सुनने में ना एकदम से क्या बहुत भारी लगना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही दूसरा यूनिट हम लोग क्या यूज करते हैं, किलो वॉट। तुम खुद सोचो, तुम मुझसे मेरा वेट पूछोगे, मैं सही वाला नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मान लो 70 किलोग्राम बोल दिया। 70 सुनने में जो ठीक लग रहा है ना, ये मैं बोलूँ 70,000 ग्राम्स, भाई जान निकल जाएंगे, बोलने में मेरे को शर्म आ जाएगी 70,000 ग्राम्स। तो वैसे ही बात है कि एक दूसरा यूनिट हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, किलो वाट। तो 1 किलो वाट कितना होता है? 1000 वॉट होता है। फेयर लिया। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ देखी। एक और देख लेते हैं, पावर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, पी इज इक्वल टू वी आई। उसका सर एक और फॉर्मूला क्या है? आई स्क्वायर आर। कब यूज होता है सर? सीरीज में। एक और फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर बाय आर। वो कब यूज होता है? पैरेलल में।
तो ऐसा यूनिट क्या है, वॉट। सर एक और यूनिट बताया आपने, जो बेटा यूनिट जो यूज करते हैं अपन मेजरली, वो क्या है, किलो वॉट। ठीक है, 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट। फिर ऐसा यूनिट को तो हम डिफाइन करना जानते ही है। चलिए ठीक है, अब याद है हमने पहले हीट वाले के समय, एनर्जी के समय पढ़ा था, एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है, याद है ना। तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो इसी के थ्रू हमने हीट वगैरह के आगे बढ़ते, ई इज इक्वल टू वी आई टी, फिर अपन ने लगाया था क्या, ओम्स लगाया था। चलिए ग्रेट। अब देखो अपना वैसे एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल्स, बट वही क्योंकि जूल्स बहुत छोटा रहता है इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का, सॉरी हमारे एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल्स। बट वैसे ही अब हम लोगों को जूल्स खुद बहुत छोटा पड़ता है, हम लोगों को ये वॉट वगैरह भी छोटा ही पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये ध्यान रखिएगा, ये एक मार्क के लिए आ सकता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये हो जाता है वॉट आर। अब मैं रीजन बताता हूँ क्यों होता है वॉट आर। बेटा आप कोई भी चीज़ चलाते हो, कोई 10 सेकंड में चलाते हो क्या, बेटा घर का वो पंखा जो है ना, जिसको आप लोग कई बार शुरू करके भूल जाते हो, वो भी 3-3 4-4 घंटे एक्स्ट्रा चल जाता है बेटा। तो अगर मैं सेकेंड रखूंगा इसको तो बहुत छोटा बन जाएगा ये, इसलिए मैं क्या करता हूँ इसको वॉट आर। ये क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक एनर्जी का एसआई यूनिट है। बेटा देखो मैं एक और चीज़ बताना लूँ, वहाँ पे शायद से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, दो आपने पहले लास्ट ईयर पढ़े हुए, बट स्टिल आपको अभी बताऊंगा मैं, अभी समझ लो। देखो अपना पावर का एसआई यूनिट क्या था, वॉट, अपन यूज क्या करते हैं, किलो वॉट। इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी नहीं बोल रहा हूँ मैं, एनर्जी का होता है जूल्स, मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी बात कर रहा हूँ, दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए मैं क्या ऐसा यूनिट यूज करता हूँ, वॉट आर। इसी का ये ऐसा यूनिट था, इसका कमर्शियल यूनिट अलग चीज हो जाती है। सर क्या है कमर्शियल यूनिट, क्योंकि आप लोगों में से कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि देखो आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे सर आपने अभी तो बोला वॉट बहुत छोटी चीज़ है, उसी चीज़ के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलो वॉट आर। सर कुछ नहीं समझा, पूरा कचरा हो गया, तुम कंफ्यूज मत हो, तुम सिंपल सा ये चीज़ आप देखो, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या है, वॉट। ठीक है, फिर सर दूसरा यूनिट क्या है इसका, क्या कहते हैं पावर का, किलो वॉट। आपको जिसमें आंसर स्टेट करना आप स्टेट कर सकते हो, कोई पाप नहीं लगने वाला है। बोलते हैं मेजरली अपन किलो वॉट में दे देते हैं आंसर, कि अपन जब रेगुलर बातें करते हैं। चलो ठीक है, फिर से इलेक्ट्रिक एनर्जी का एस आई यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का ऐसा यूनिट है वॉट आर। सर इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है, सर कमर्शियली हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं, तो वो है किलो वॉट आर। प्लीज ये याद रखिए, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, किलो वॉट आर है। ये मैंने 9th में देखा है, पर आप भूल गए होगे तो भी कोई बात नहीं है। इसी को एक और नाम दिया गया है यूनिट। देखो ये चीज़ें भी अभी आपको बहुत से समझेगी नहीं, जब न्यूमेरिकल करेगा ना तब ये सब चीज़ें आपकी बहुत मक्खन होने वाली है, इसका टेंशन मतलब। ठीक है सर, किलोवाट आर किसका कमर्शियल यूनिट है, किसका एनर्जी का, और सर उसका एक और नाम क्या है, किलोवाट आर को सिर्फ यूनिट भी बोला जाता है। चलो ठीक है सर। अब बेटा अपन लोग 1 किलोवाट आर, सर ये एनर्जी का ही है ना, देखो किलोवाट आर किसका है सर, ये है एनर्जी का। और सर आप बचपन से बताते हुए एनर्जी का ऐसा यूनिट तो जूल्स भी होता है। हाँ सर, तो अपन किलोवाट आर और जूल्स के बीच का रिलेशन देखते हैं। चलो ठीक है, तो देखिए अभी अपना 1 किलोवाट आर का मतलब होता क्या है, मतलब एक डिवाइस जो 1 किलोवाट की है वो 1 घंटे के लिए ऑपरेट कर रही है, इसका मतलब कहता है 1 किलोवाट आर। वैसे ही वो जो पहला था 1 वॉट आर, ये 1 वॉट आर क्या था याद है ना आपको, देख लो बेटा ऐसा यूनिट था इलेक्ट्रिक एनर्जी का 1 वॉट एंड वॉट आर। तो बेटा 1 वॉट आर का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा एक 1 वॉट का डिवाइस 1 घंटे के लिए ऑपरेट कर रहा है तो इससे बोल, तो ये कितना करता है एनर्जी कंज्यूम, 1 वॉट आर करता है। तो वैसे ही 1 किलो वॉट आर क्या हो गया, अगर 1 किलो वॉट का एक ऑब्जेक्ट या डिवाइस मेरा 1 आवर के लिए ऑपरेट कर रहा है। सब मुझे जूल्स है ना ऐसा यूनिट में चाहिए, तो हर चीज़ को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा सर, 1 किलो वॉट मतलब 1000 वॉट हो जाएगा। ये पावर के ऐसा यूनिट में आ गया मैं। अब सर टाइम के भी ऐसा यूनिट में आ जाओ जो कि सेकेंड्स है, तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। तो 1 किलो वॉट आर बेसिकली इतना हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 36 और आगे 5 जीरोस, 1 2 3 4 5, हाँ 5 जीरोस, वॉट सेकेंड हो गया बेटा 1 किलो वॉट आर। 1 किलो वॉट आर बेसिकली ये 36 और आगे 5 जीरो को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखूंगा मैं, तो उसे लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10⁶, ये लिख सकता हूँ। और वॉट इंटू सेकेंड हमने लास्ट से भी पढ़ा है, वो तो जूल्स होता है। तो परफेक्ट, 1 किलो वॉट आर कितना हो गया हमारा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। खत्म। बेटा कई बार ना ये 2 मक्खा आ जाता है कि किलोवाट आर और जूल्स में आप मुझे रिलेशन बताइए,
या कुछ भी ऐसा फुद्दू सा क्वेश्चन आ जाता है, तो ये डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू 1 किलो वाट इंटू 1 आर, मतलब 1000 वाट्स इंटू 3600 सेकेंड, मतलब 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड, वाट सेकेंड जूल होता है, तो 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। बेसिकली यहाँ पे थियोरी हमारी खत्म होती है, पर मुझे पक्का पता है आपको बहुत चीज़ें थियोरी की ये वाले आज के इसमें कन्फ्यूजन होगा। कोई नहीं, अपन न्यूमेरिकल जब देखेंगे चीज़ें आपको क्लैरिटी में समझ में आएगी, तो आपको फिर रटने में चीज़ें इशू नहीं आएगा, कोई डेफिनेशन हो गया या कोई फॉर्मूला भी हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग मेरे लिए फटाक से निकालिए कि एनसीईआरटी, और पेज नंबर आ जाएगा 219 के ऊपर। पहला वाला तो जो हम देखने वाले बहुत ही फुद्दू सा है, बट देखना तो ज़रूरी है ही बेटा, उसके थ्रू अपने को छोटी छोटी चीज़ें समझ में आने वाली है, ठीक है सर। अब देखो इसका 12.12 का या 12.12 जो भी आप बोलते हैं, उसका फर्स्ट ये जो है वही एग्जाम्पल देखें अगर हम लोग, क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। सर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलकर 220, करंट थ्रू इट इज 0.5 एम्पियर, बहुत ही कम करंट वाला है, ठीक है सर। आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। वो पूछ रहा है व्हाट इज द पावर, पावर क्या है सर। अब हम लोगों को तो पता है बेसिक सा, सर क्या सर, पावर के 3 फॉर्म होते हैं, वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर। बेटा पे वी और आई दोनों पता, तो ये डायरेक्टली वी आई वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है सर। पी इज इक्वल्स टू वी आई, मतलब 220 इंटू, जिनको 0.5 डेसिमल का इशू है, जैसे मैं था तो उसको 5/10 लिखो, ये इससे कटा, ये हो गया 110 वाट, ऐसा यूनिट डाल दिया मैंने पावर का। बेटा देखो ये दोनों, वी भी मेरा ऐसा यूनिट में था और आई भी ऐसा यूनिट में था, इसलिए पावर भी मेरा ऐसा यूनिट में ही है। अब किसी में खुजली नहीं, सब मुझे तो किलोवाट में लिखना है, जरूरी नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ये आप लाओ तो 0.11 किलोवाट भी लिख सकते हो, बट ऑब्वियसली कोई ज़रूरी था नहीं, इसलिए मत ही लिखो। 110 वाट सुनने में इतना कोई बुरा नहीं लग रहा अपना, तो उसको 110 वाट ही रहने दो। समझ आ जाए क्या हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेटा अभी 12.13 वाला जो एग्जाम्पल है वो रुक जाइए, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, उसके बाद मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा जो बिल्कुल भारी वाला रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, वैसा अभी सिंपल ही लगने वाला है, बट वो जो डिफिकल्ट वाला कराऊंगा ना, उसके बाद में कंसेप्ट की क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी आपको, ठीक है सर। आप एक बार पहले तो ये वाला क्वेश्चन ऑब्वियसली आप लोग पॉज करके खुद से सॉल्व कर लीजिए, 10 सेकंड के ऊपर लगेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, पेज नंबर 220 के क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए बेटा आप लोग। ये तो इजी सा क्वेश्चन है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। पहला क्या है सर, फॉर्मूला हमारा आई स्क्वायर आर। सर ये आई स्क्वायर आर तो था, किस समय यूज करते थे, सीरीज में। बी है आई आर स्क्वायर, सर ये नहीं था, तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। वैसे ही थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। थर्ड है वी इंटू आई, तो जनरल हमको फॉर्मूला पता ही था। फोर्थ वाला है वी स्क्वायर बाय आर, सर ये पैरेलल में यूज होता था, आंसर बी हो गया, बहुत ही फुद्दू सा था। चलो ठीक है सर। तब नेक्स्ट वाले पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें 220 वोल्ट है, पावर हमें 100 वाट लिखा हुआ है, ठीक है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड 110 वाट, व्हाट इज द पावर, व्हाट विल बी द पावर, नहीं व्हेन इट इज कंज्यूम्ड ऑपरेटेड 110 वोल्ट, वाट नहीं 110 वोल्ट, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड। अब बेटा मैं आपको समझाता हूँ। आपको याद है कि मैंने एक ट्रिमर वाला आपको एग्जांपल दिया था, आप लोगों ने पहले रेजिस्टेंस वाला जब कर रहे थे। क्या होता है ना, हम जो डिवाइसेस खरीद के लाते हैं, वो डिवाइसेस पे लिखा हुआ आता है ये दो चीज़ें, कि आपको इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे इसको ऑपरेट करना है और इसका पावर इतना है। मतलब बेसिकली क्या होता है ना बेटा, जैसे इंडियन जो इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, आपके घरेलू चीज़ों के लिए, मैं कमर्शियल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो घरेलू के लिए, जैसे कि मान लीजिए अभी घर के लिए कंप्यूटर बन रहा है, या फिर आप लोगों के फैंस बनते हैं, बल्ब बनते हैं, फ्रिज बनते हैं, घरेलू, ये सब कुछ जो रहता है बेटा, ये सब लोगों के इसमें क्या होता है, हम लोग 220 वोल्ट का, ये टीवी मान लो, ये 220 वोल्ट का हम लोग यूज़ करते हैं पावर लाइन, तो उसमें लिख देता है कि इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे आपको ऑपरेट करना है, और वो पावर बता देता है कि आपका पावर कितना कंज्यूम करने वाला है। वो करंट नहीं बोलता है, बोलता है मैंने पावर और वोल्टेज बता देना, आप करंट खुद कैलकुलेट कर लो ना। वो रेजिस्टेंस बताते हैं, रेजिस्टेंस ही बोलता है कि रेजिस्टेंस तो जो अंदर है वो रहने वाला है, तुम V और I कैलकुलेट करके R निकाल दो, या तुमको P और V पता है तुम R निकाल लो। सर कैसे, चलो इस वाले कैसे अपन I भी पहले निकाल, देखो अभी अपन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, अपन रैंडम चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझो, आपको थियोरी चीज़ें समझ में आना शुरू होगी। देखो P अपने को पता है कितना है, अच्छा V पता है 220 वोल्ट है, और पावर कितना है 100। अभी मान लो मुझे सिर्फ करंट निकालना है कि अगर मैं इतने पावर पे और इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे कर रहा हूँ तो करंट कितना कंज्यूम करने वाला है। तो ठीक है सर, P इज इक्वल टू वी आई। मेरे को पता नहीं क्वेश्चन में क्या पूछा, अभी मैं वो चीज़ें देख ही रहा हूँ, मैं आपको नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ,
P इज इक्वल टू वी आई यानी 100 इज इक्वल टू 220 इंटू आई, तो बेसिकली आई इज इक्वल टू 100 बटे 220, ये कटा इससे ही हो गया 5/11 हो गया। 5/11 को 0.45 एम्पियर करंट हो रहा है, तो बेसिकली इतना कम करंट वो यूज़ करने वाला है। चलो ठीक है सर, ये करंट तो हमको समझ गया क्या है। अब मान लो आपसे पूछा था कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। एक बार जो करंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, करंट कितना आया था 5/11 एम्पियर आया था, ठीक है। अब मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है, मेरे पास रेजिस्टेंस निकालने के दो तरीके, या तो V/I वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ मैं, इससे भी निकालता हूँ, पावर वाले फॉर्मूला से भी निकाल के दिखाता हूँ, देखना दोनों में आंसर सेम आएगा। सर देखो V/I 220 डिवाइड बाई 5/11, तो 11 ऊपर चल जाएगा, तो हो गया 20, सर ये तो कट जाएगा, तो पहले काट ही लेता हूँ ना। तो ये 1 ज़ा, ये 44 ज़ा, सर 44 11, तो ये 484 होता है शायद से, हाँ 484 हो गया। तो सर ये आ रहा है 484 ओम्स। अब ये वाले फॉर्मूला से करो, या फिर ये दूसरा भी हमें पता है, P इज इक्वल टू V²/R। सर आपने तो पैरेलल के लिए यूज़ होता है, बट ऐसा नहीं कि पैरेलल के लिए ही यूज़ होता है, आप नॉर्मल वाले में भी यूज़ कर सकते हो, पर जब पैरेलल कनेक्शन आता है तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने से आपका बहुत ईज हो जाता है। वैसे I²/R भी यहाँ पे I²R भी यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, बट अगेन क्या है, सीरीज में वो बहुत ईज कर देता है, तभी तो V²/R वाला यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो देखिए क्या हो गया अभी सिचुएशन, पावर अब मुझे पता है सर 100 है, 100 इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन आर है, ये आर को इधर उधर किया तो आर इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन 100, ये एक जीरो इससे, ये जीरो इससे, मतलब 22 इंटू 22 वो होता है अगेन 484। तो देखो आप कोई भी फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI से पहले I निकाल लो, फिर V और I पता तो R निकाल लो, वैसा कर लो, या फिर डायरेक्टली स्मार्टली V²/R से निकाल लो, दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है। तो बेसिकली अब हुआ क्या है, जो मैं आपको बताना चाहता था वो मैं समझाता हूँ, एक सेकंड रुकिए, बस मुझे हटाने दीजिए पूरा कचरा, मैं फाइनल आंसर सीख रहा हूँ सिर्फ कि सर मेरे को करंट पता है मेरा 5/11 है और R पता है 484 ओम्स है। अब बेटा आप एक चीज़ समझिए, करंट आपका डिवाइस में कम ज़्यादा हो सकता है। सर कैसे? अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम ज़्यादा होगा ना तो करंट कम ज़्यादा हो सकता है, बट रेजिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं होगा। बेटा रेजिस्टेंस उसके अंदर का ही है। अरे नहीं ना सर, आप तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। बेटा आप कंफ्यूज मत हो, देखो मैं जानता हूँ अपन बहुत पहले पढ़े थे, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बहुत कॉमन डाउट है। बेटा रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो, कैसे कर सकते थे याद है? टेम्परेचर पूछो, मैं टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लेंथ बढ़ा दो वायर का, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस लेंथ चेंज कर दो, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दो, या मटेरियल चेंज कर दो। अब याद करो मेरा ट्रिमर है, अब बेटा मैं ट्रिमर को खोल के उसके अंदर की जो मशीन रहेंगी, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगे रहेंगे उसको थोड़ी चेंज कर रहा हूँ। मेरा डिवाइस तो वो का वही है ना। डिवाइस अगर मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ना उसका लेंथ, ना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ना उसका मटेरियल, तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा बेटा मेरा। समझा क्या आपको? बट अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो करंट ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो करंट कम आना शुरू हो जाएगा। ये ओम्स लॉ ने यही तो बताया था बेटा, इसलिए वहाँ पे आर को अपन ने कांस्टेंट बोले थे। क्यों? क्योंकि तब अपन डिवाइस का छेड़खानी नहीं कर रहे थे। उसके नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ता ना, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, उसमें अपन डिवाइस का छेड़खानी करते, लेंथ बढ़ा रहे थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करते, मटेरियल चेंज कर रहे थे। तो कंफ्यूज मत हो, देखो होता है, आप जिस लेवल तक पहुंच गए हो ना अभी चैप्टर के, कंफ्यूजन अब आना शुरू होते। पहले बड़ा क्यूट लगता है, अब जब आगे आगे बढ़ते हैं तब कंफ्यूजन बढ़ना शुरू होता है। इसलिए आप टेंशन मत हो। देखो वो छोटू सा रिविजन करते हैं अपन ने। ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, ये पढ़ा था। टेम्परेचर को मैं बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट ही है। मतलब क्या था, तब डिवाइस हमारा एक नॉर्मल कोई कांस्टेंट डिवाइस था, मतलब मैं सिर्फ ट्रिमर की बात कर रहा हूँ। वो ट्रिमर के अंदर अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। एग्जांपल याद है, बताया था इंडिया में 220 वोल्ट तक करंट अच्छा है तो झुम 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 ट्रिम हो रहा था। जैसे ही ट्रिमिंग की जरूरत है भी, बट कोई बात नहीं, चलो वो छोड़ो। अब जैसे ही मैं यूएस में गया, पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो करंट भी कम हो गया, इसलिए मुझसे ट्रिम नहीं हो रहा था वहां पे। समझा आपको? डिवाइस सेम था। ये चीज हमने ओम्स लॉ में पढ़े थे। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था हम लोगों ने, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। उसमें क्या किया था, अब ये डिवाइस के अंदर जो है उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। वो क्या कर रहा था, कभी लेंथ बढ़ा दिया उसका तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, मटेरियल चेंज कर दिया तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया। अगर आप डिवाइस से मस्ती नहीं कर रहे हो ना तो रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है। ठीक है, डिवाइस से मस्ती करोगे ना, उसके अंदर के रेजिस्टेंस को, लेंथ को, एरिया को, मटेरियल को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, मेरे पास एक डिवाइस है, उसका रीडिंग मुझे दिया हुआ है। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ फाइनली, उसमें क्या दिया हुआ है रीडिंग मुझे, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट पे ऑपरेट करना है तो उसका पावर 100 वॉट रहेगा। अगर आप 220 वोल्ट पे करोगे तो 100 वॉट रहेगा। बट अगर आपने पावर पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया
तो आपका पावर भी ऑब्वियसली चेंज होने ही वाला है। बट क्या चेंज नहीं होगा? ऑब्वियसली रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा ना बेटा। देखो अगेन वही बात होगी, मेरा ट्रिमर मैं उसे इंडिया में यूज कर रहा हूं तो वी जो है उसके अकॉर्डिंगली आई आ रहा है, यूएस में यूज कर रहा हूं तो वी जो है उसके अकॉर्डिंगली आई आ रहा है। बट इंडिया यूएस दोनों जगह पर रेजिस्टेंस तो सेम है ना उस चीज का, समझा? पावर चेंज हो जाएगा यहाँ पे और वहां पे कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, इंडिया में ज्यादा पावर करेगा वहां पे कम करेगा, वो सब कुछ देख लेगा, वो आप टेंशन मत लो। बट रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है ना अपना, ये चीज समझ गए कि आपको? तो बढ़िया। तब देखो बेसिकली मुझे यहाँ पे जरूरत थी रेजिस्टेंस की, तो मैं पहले, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है भले ही मैं इंडिया का यूएस जाके करूँ, यानी देखो पहले उसे कंडीशन इंडिया का दिया है तो मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। सॉरी, रेजिस्टेंस कितना आ रहा था मेरा, मैंने रेजिस्टेंस P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर यूज़ किया था, तो उसे रेजिस्टेंस मेरा 484 ओम्स आया था। अब यही डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है मेरे भाई, उसको मैं यूएस में लेके गया हूँ, ठीक है सर। अब आप लेके गए उसे यूएस वाले इसमें। अब सर वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कुटेगा है, क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 3 सर, वहाँ पे 110 वोल्ट, ठीक है। देन द पावर कंज्यूम, सर अब देखो अब वहाँ पे रेजिस्टेंस तो वही है ना, अभी मेरा रेजिस्टेंस 484 ओम्स ही है, ठीक है। अब पूछ रहा है अब पूछ रहा है अब पावर बता दो कितना है। अब बेटा P इज इक्वल टू वी आई यूज़ करने के बाद सिंपली P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर यूज़ कर लो, तो उससे वैल्यू कितनी आना शुरू हो जाएगी, तो वी स्क्वायर बाय आर ने 110 इंटू 110 अपॉन 484 हो जाएगा। तब इसको काटा पीटी करूँगा मैं, सर देखो पहले तो ये 11 से कट रहा है, तो ये 10 सा ये 44 सा, तो ये भी 11 से कट रहा है, ये 10 सा ये 4 सा, तो ये हो गया 100/4 विच इज़ व्हाट 25 वॉट। समझा है क्या हुआ? देखो अब गाइस मैं आपको टोटल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या अपने साथ लाइफ में। अपना क्या था ना, अपना मान लो ट्रिमर वाले एग्जाम्पल आपस से, मेरे पास इंडिया में ट्रिमर था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अरे मेरे भाई तू 220 वोल्ट पर ऑपरेट करेगा तो पावर रहेगा कितना, पावर रहेगा 100 वाट। तो बोला ठीक है, पर तुम में आई मस्ती, तुम ले गए इसको यूएस में चलाया, वहां पे वोल्टेज हो गया चेंज, 110 हो गया। फिर बताओ पावर कितना है, क्वेश्चन ये था पावर कितना कंज्यूम कर रहा है। अब तुमको क्या समझा, सर इंडिया में क्योंकि 220 वोल्ट था तो करंट उसके हिसाब से रहेगा, रेजिस्टेंस जो मेरा यहाँ पे है वो तो फिक्स है। यूएस में जाऊंगा तो वहां पे 110 वोल्ट है तो करंट उसके हिसाब से कुछ चेंज हो जाएगा, कम होने वाला है, आधा होने वाला है, वो बात मुझे पता है, बट ठीक है सर उससे रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। रेजिस्टेंस जो इंडिया में था वही रेजिस्टेंस यूएस में रहेगा, तो ठीक है। तो रेजिस्टेंस मुझे अब इंडिया का अगर निकाल लूँ मैं तो यूएस में भी जो रेजिस्टेंस आएगा मुझे पता है, मतलब ये राइट साइड वाला जो है ये मेरा यूएस वाला कंडीशन है, यूएस का रेजिस्टेंस भी मुझे पता है। अब जैसे यूएस का रेजिस्टेंस मुझे पता है तो अब क्या वहाँ का तो वी भी पता है मुझे, तो पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर यूज़ कर लूँगा, समझा? तो बेटा प्लीज़ ये चीज़ समझो, आपका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, वी अगर चेंज हो रहा है और आई चेंज हो रहा है, जिसमें रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा क्योंकि डिवाइस चेंज नहीं हो रहा है, आपका पावर चेंज होना शुरू हो जाएगा बट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले इंडिया का रेजिस्टेंस निकाल लिया, उसको ही यूएस में यूज़ कर लिया, यूएस केस में मुझे वी तो पता ही था तो पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर यूज़ कर लिया। अब गाइस वैसे तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी समझा दी इसके अंदर और बहुत ज़्यादा डेप्थ में समझा दिया है, आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से जम जाना चाहिए बेटा, तो इसको एक बार आप अच्छे से ट्राई कर लीजिए पॉज करके। अब बेटा अगेन एक और भारी क्वेश्चन, आज क्या है थोड़े भारी क्वेश्चन है इसलिए मैंने ना पहले का रिवीजन बहुत ज़्यादा करवा के आपका टाइम बहुत कंज्यूम नहीं करवाया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे बेटा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा प्यारा है, थोड़ा घुमाएगा इधर उधर, लिखने में परेशानी आती है बट समझाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ जिन लोगों को स्क्रीन पर अच्छे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मेरे को स्क्रीन बहुत छोटी करनी पड़ रही है इस चीज़ की। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। पहले पूरा क्वेश्चन सुन लेते हैं फिर आगे लिखेंगे हम लोग। खूब सारे बल्ब है 220 वोल्ट के ऊपर डिजाइन करने के लिए, मान लो इंडिया के लिए डिजाइन किए हुए थे, ठीक है। एंड आर रेटेड 10 वॉट, अपने को पावर पता है, अपने को ये भी पता है क्या वी पता है, अगर मेरे में इच्छा है तो मैं आई निकाल सकता हूँ इंडिया का, या फिर एक्चुअल जो इंडिया बोलो यूएस बोलो रशिया बोलो कहीं पे भी बोलो वहाँ पे आर कितना रहने वाला है वो भी निकाल सकता हूँ, रेजिस्टेंस में निकाल सकता हूँ अभी तक इतना मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मुझे पी पता है और वी पता है। फेयर टेल है, चलिए ठीक है। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। सर इसका मतलब क्या हुआ वो सब देखेंगे बाद में, पहले अपन समझते हैं, अपन पहले सिर्फ एक बल्ब की बात करते हैं। अपना कोई बल्ब है फिलिप कंपनी का है, मान लो रैंडम ऐसी मस्ती में बता रहा हूँ, फिलिप कंपनी का है। अब मुझे क्या दिया गया है सर उसके बारे में,
सर V है 220 वोल्ट, ठीक है, और सर P है 10 वाट। सर मुझे V पता है, P पता है, तो अब मेरे को R मिल जाएगा। देखो I का तो जरूरत नहीं है, मैं R निकाल लेता हूँ। तो सर देखो R चाहिए मुझे, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर वाला फॉर्मूला यूज़ किया, तो इम्प्लाइज P यानी कि 10 इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन R। तो मेरा R की वैल्यू कितनी हो गई, 220 इंटू 220 अपॉन 10, ये कटा तो कोई 4840 ओम्स हो गया। मतलब एक बल्ब का रेजिस्टेंस 4840। सर बाप रे इतना, अरे बेटा पढ़े थे ना अपने, याद नहीं, का टंगस्टन वाला कि रेजिस्टेंस हाई रहता है, वो मेल्ट वगैरह भी नहीं होता है, फिर वो उतना हीट होता है तो वो लाइट एमिट करता है, वो पढ़ा था ना, देखो दिख गया यहाँ पे। वो इससे रिलेटेड नहीं है, ऐसे ही बताने के लिए मस्ती में बता रहा हूँ तुमको। देखो इतना हाई रेजिस्टेंस है, करंट जाएगा, धमाधम हीट होगा, वो आई स्क्वायर आर टी के कारण जैसे हीट हुआ फिर वो लाइट में कन्वर्ट करेगा, इनकैंडिसेंस, याद है ना पूरा, चलो ठीक है। तो ये आर मिल गया। अब यहाँ पे बात होगी खत्म। अब नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है वो कि आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ बल्ब दे दिए मैंने। क्या कर दिया मैंने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बल्ब दे दिए। अब वो पूछ रहा है मैं कितने बल्ब लगाऊं सच दैट मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट ही है, करंट अलाउड मुझे 5 एम्पियर है, तो मैं बताओ कितने बल्ब लगाऊं कि मेरा रेजिस्टेंस इससे मैच हो जाए। सर नहीं समझा, रुक जाओ, ये ऊपर वाले क्वेश्चन को भूल जाओ अभी, आप ये बस समझो 220 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस, करंट है 5 एम्पियर, तो यहाँ पे आर कितना आने वाला है। सर V इज इक्वल टू आई आर implies V by I equals to R which is what 220 बटे 5 which is what 44 ohms। मतलब आपका यहाँ पे ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 44 आ रहा है, इसको मैं R इफेक्टिव बोल रहा हूँ, मैं बताऊंगा Q, ठीक है। मतलब आप लोगों को अब क्या है बेटा, आपको मैंने बोला आपके पास इनफाइनाइट बल्ब्स, बल्ब को अपन इससे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है। आपको जितने लेना है ले लो और पैरेलल में लगाओ, ऐसे पैरेलल में लगाओ, सबके सब वो जो ओरिजिनल वाले थे अपने कितने 4840 वाले, उतने जितने लेना ले लो। बस ये चीज़ ध्यान रखो कि इफेक्टिव मेरा रेजिस्टेंस आना चाहिए कितना, 44। समझा क्या, देखो अपने को वो याद है आर इफेक्टिव इज इक्वल टू आर बाय एन वाला फॉर्मूला। अब आर इफेक्टिव मैं निकाल चुका हूँ, मेरे को कितना चाहिए आर इफेक्टिव एट द एंड ऑफ डे, मुझे आर इफेक्टिव चाहिए 44 ओम्स। मेरे पास आर, सॉरी अरे क्या कर दिया मैंने, मेरे पास आर कितना है बेटा, इंडिविजुअल इसका आर, सर वो निकाल दिया 4840, ये एक बल्ब का है। मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए एन की वैल्यू, कितने बल्ब हो, परफेक्ट, चलो आप समझ गए। तो सर क्या हो गया, 44 इज इक्वल टू 4840 अपॉन एन विच एम्प्लाइज एन इज इक्वल टू 4840 अपॉन 44, जो कट के हो जाता है 110। मतलब जब हम 110 ऐसे बल्ब्स पैरेलल में लगाएंगे तब उसका आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, परफेक्ट, आर इफेक्टिव हो जाएगा 5, ऐसे आर इफेक्टिव हो जाएगा 44 ओम्स। समझा ये चीज़। देखो क्वेश्चन वापस समझाता हूँ। हमको स्टार्टिंग में ना उसने सिर्फ इतना होता है, एक बल्ब है कोई कंपनी का, मेरे को फिलिप्स हो रहा था, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 पे अगर लगाते तो पावर आता है 10 वाट, तो उससे अपने कैलकुलेट कर लेते, क्या अपने कैलकुलेट कर लिए तो उसका रेजिस्टेंस। फिर उसने अपने को क्या बोला, भैया यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, आपका इनफाइनाइट बल्ब है, आपको जितने बल्ब नए ले लो, बस ये चीज़ ध्यान रखो 220 वोल्ट के अक्रॉस लगाना है और 5 एम्पियर करंट आना चाहिए। तो मेरे साथ 220 वोल्ट के अक्रॉस लगाना है, 5 एम्पियर करंट चाहिए, मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस मेरा 44 होना चाहिए, यानी एट द एंड ऑफ डे आर इफेक्टिव मेरा 44 ओम्स होना चाहिए। ये देखो, ये आप लोगों ने कहाँ पे निकाला था, ये यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आपने आर इफेक्टिव निकाल लिया था, 44 ओम्स होना चाहिए, ठीक है। अब आपके हाथ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ 4840 ओम्स वाले बल्ब से आपने पैरेलल में लगाना शुरू किया, तो आपने ये वाला फॉर्मूला स्मार्टली यूज़ कर लिया। जैसे फॉर्मूला यूज़ किया तो आपके एन की वैल्यू उससे 110 आ गई, मतलब 110 अगर पैरेलल में लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझा ये चीज़ क्या हुई है। तो गाइस फटाक से देखो, अब मैं ना इसको 2 पार्ट्स में आपको ये ब्रेक करके देता हूँ, अब 2 पार्ट्स में इस चीज़ को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पार्ट ये वाला इसका, चलिए अब बेटा देखो आपको लग रहा होगा इसे न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट है, क्योंकि डिफिकल्ट है बेटा, कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का, डिफिकल्ट नहीं, थोड़े से ना आप लोगों को एकदम क्लिक नहीं होता स्टार्टिंग में, धीरे धीरे समझ में आने लग जाते हैं। P इज इक्वल टू वी आई वाला फॉर्मूला है ना, फट से हो जाता है। रादर अब जो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन बताना वो भी फट से समझ जाएगा। तो ठीक है सर बता दो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, ये पेज का है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे आपको वो जो मैं बोला था P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, वो चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, छोटा सा लिखा हुआ है।
कंपेयर द पावर यूज इन द 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मतलब 2 केसेस दिया है, उसमें 2 ओम का यहाँ पे भी कैसे तो भी लगा हुआ है, एक यहाँ पे भी लगा हुआ है, आपको बताना है क्या कि पावर यहाँ पे 2 ओम में कितना है और वहाँ पे कितना है। ठीक है, पहले केस 1 ही निकालते हैं। अ 6 वोल्ट बैटरी इज इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर। ठीक है सर, यानी पहले सर्किट बनाता हूँ, ये 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये मान लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। आपकी इच्छा है अगर तो कीवी मस्ती में बनाना है बना लो। ठीक है, ये अपना 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 6 वोल्ट हो गया। अब याद है आपको मैंने बताया था सीरीज़ में क्या यूज़ करने का, तो सीरीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मूला पावर का I² R। सर देखो अब मेरे को R पता है, ये 2 के अक्रॉस निकाल तो R की वैल्यू 2 है, बट सर मुझे I तो पता ही नहीं, तो अब आपको I निकालना पड़ेगा सर्किट का। तो ठीक है सर, I सर्किट का निकालते हैं। तो देखो R इफेक्टिव कितना है यहाँ पे 1 + 2 यानी कि 3 ओम है, V कितना है 6 वोल्ट है, तो I कितना हो जाएगा V/R यानी 6/3 = 2 एम्पियर हो जाएगा। अब हो गया काम। अब सर पावर = I² R होता है। अब देखो एक छोटी सी गलती बताता हूँ, बच्चे लोग क्या करते हैं, I तो सही लिखते हैं वो 2 का स्क्वायर, और R गलती से ना R इफेक्टिव लिख देते हैं। बेटा क्वेश्चन में उसने क्लियरली बोला है मुझे सिर्फ पावर ये भैया ये 2 वाले के अक्रॉस चाहिए, तो आप लोग प्लीज गलती से भी पूरा R इफेक्टिव मत लो, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ओम वाले के अक्रॉस चाहिए। तो 2² × 2 यानी 4 × 2 मतलब होगा कितना 8 वाट। देखो सीरीज का फॉर्मूला समझेगा, P = I² R जो मैं आपको बोल रहा था वो क्या था। देखो अगर आपको P = VI निकालना होता ना तो क्या होता, आप पहले तो करंट निकालते, ये करंट निकाल दिया मैंने सर कितना 2 एम्पियर, फिर उसके बाद में आप इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं यहाँ पे ओम्स लगा के। देखो उससे भी आंसर आएगा, निकाल के दिखाना है कि आप लोगों को, तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। चलो उससे भी निकाल के दिखाता हूँ, पर देखो मेहनत फालतू की। अब देखो सर ये इसके अक्रॉस V = IR बोलते हैं, V पता नहीं, I कितना है सर 2, I कितना है 2 ही है, और R भी कितना है 2 है, तो 4 आता था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। फिर P = V × I कितना 2 है, तो देखो यहाँ से भी 8 वाट आता था। बेवजह उसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना पड़ गया। क्यों करूँ मगज हमारी, इसकी जगह पे मैंने अपना सिंपल फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर लिया, P = I² R। देखो उससे भी 8 वाट आया मेरा आंसर। P = I² R, पहले I निकाल दिया, फिर I² R मतलब वही वाला R रखना, गलती मत कर देना मेरे भाई, ये बहुत कॉमन गलती है। ये देखो एक और समझाता हूँ पूरा क्या किया मैंने। पहले मेरे को दिख गया सीरीज है, फॉर्मूला मैंने 10 बार बताया था, P = I² R यूज़ करना है। तो पहले I निकाला, I मेरा आया कितना 2 एम्पियर, तो मैंने I² R में I किया तो 2, फिर 2² हुआ, और R जिसके अक्रॉस निकाला था वो यूज़ किया। कोई बच्चा है कि नहीं सर मुझे तो I² R वाला फॉर्मूला नहीं, मुझे P = VI वाला ही चाहिए, तो आपको ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना पड़ता था, जो अपन निकाल के देखा था अभी कितना आया था, शायद से पोटेंशियल शायद 4 ओम्स आया, 4 वोल्ट्स आया था, तो 4 वो वाला हो जाता था V, और I तो 2 एम्पियर है ही, तो 4 × 2 8 उससे भी आ जाता था। कुछ जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते थे। तो एक काम करो, पहले सिर्फ ये सीरीज वाले को इतने कोई सॉल्व कर लो, फिर पैरेलल वाला अपन अलग तरीके अलग क्वेश्चन जैसा देख लेते हो उसे। ठीक है, कर लो पॉज और कर लो सॉल्व। चलिए अब आगे बढ़े, अब वो पैरेलल वाला देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि एक 4 वोल्ट बैटरी है मेरे पास, ठीक है, और वो पैरेलल में लगी हुई है 12 और 2 रेजिस्टर्स है जो 12 और एक सेकंड मैं ना डायग्राम वापस बना लेता हूँ। ये देखिए पैरेलल में क्या है अपने पास में अभी 12 ओम्स और ये है 2 ओम्स। ठीक है सर, 12 ओम्स 2 ओम्स, और बैटरी कितने की लगी हुई है हमारी 4 वोल्ट की लगी हुई है। सर इसमें पावर का फॉर्मूला क्या यूज़ करते थे हम लोग, V² R यूज़ करते थे। सर हमें V की वैल्यू पता है 4, तो हो गया 4², और सर हमें 2 ओम्स के अक्रॉस चाहिए, हमें सिर्फ इसके अक्रॉस चाहिए, तो वो हो गया 4² 2 मतलब 16/2, मतलब ये भी हो गया 8 वाट। देखो कितना इजीली निकल गया। आपकी अगर इच्छा होती नहीं सर मुझे तो P = VI से चाहिए, तो देखो क्या क्या करना पड़ता, पहले आपको R इफेक्टिव निकालना पड़ता। सर क्यों, जिससे आप पूरे सर्किट का करंट निकाल लो, फिर आप इसके अक्रॉस या फिर इसके अक्रॉस डायरेक्टली ओम्स लगाते हैं। देखो अब मैं इसके अक्रॉस ओम्स लगाते हैं, V = IR, तो देखो ये इसके अक्रॉस ओम्स लगा के मैं पहले करंट निकाल रहा हूँ, तो V यानी कि 4 = I तो पता नहीं, R कितना है 2, तो इम्प्लाइज मेरा I कितना गया 2 एम्पियर। अब मुझे इसके अक्रॉस का करंट पता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्योंकि ये पैरेलल में है तो सेम ही रहने वाला है, तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी मेरा
4 ही रहेगा, 4 वोल्ट, तो पावर अभी भी देखो 8 वॉट ही आ रहा है। आपके ऊपर, आपको करंट निकाल के नीचे वाला करना है तो आप कर सकते हो, बट क्यों? आपको इतना सिंपल फॉर्मूला पता है पैरेलल का v²/r, वो यूज करो, बहुत फायदा होगा। सीरीज का I²R, पैरेलल का v²/r, P = V है, वो बेबी वाले क्वेश्चंस में कर लिया करो जो सबसे पहले देखा था, समझा? तो गाइस फट से अगेन इसको पॉज करके सॉल्व कर लो, बचा है थोड़ा बहुत बेटा अभी भी। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल सा है, इतना कुछ भारी नहीं है, फालतू फुलतू सा ही है। चलो ठीक है, देख लेते हैं सर, आप बोल रहे हो तो। 2 लैंप्स, 2 अलग अलग लैंप है, तो अपन लोग ऐसा लाइन बना लेते हैं। ये देखिए एक लैंप 1 है, ये है लैंप 2, ठीक है। 2 लैंप्स, एक का पावर दिया हुआ है 100 वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट, दूसरे का दिया है पावर 20 वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी 220 वोल्ट दिया है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सर मतलब क्या है, इनका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले देखो P = v²/r यहाँ पे लिया, उससे सॉल्व करूंगा ना मैं, तो बेटा मेरा R यहाँ से आएगा 484 ओम्स। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग खुद से कर लीजिएगा। और वैसे यहाँ पे भी करूँगा ना तो इसका R आएगा 2420/3। फिर इसको फ्रैक्शन में रहने दीजिएगा, डेसिमल मत कीजिएगा, ठीक है ना। ये R1 है, मान लीजिए R2 है। अब इन दोनों को मैंने क्या किया है बेटा, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया। अब आगे क्या बोल रहा है वो, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, व्हाट इज द करंट ड्रॉन। अरे यार बहुत बकवास है, इसने R निकालवा लिया है, अब अपने करंट पूछा है V देखे, तो मुझे पहले तो R पैरेलल निकालना पड़ेगा। R इफेक्टिव कितना हो रहा है, तो 1/R इफेक्टिव या 1/R पैरेलल = 1/R1 + 1/R2। मैं इसको भी पूरा जब सॉल्व करूंगा ना बेटा, आप प्लीज़ खुद से करिएगा, तो आपका R इफेक्टिव आ जाएगा 605/2। प्लीज़ खुद से करिएगा बेटा। ये ध्यान रखिए 2420 और 484 का LCM 2420 ही है, ये जरूरत पड़ने वाली कैलकुलेशन है, बता रहा आपको। देखो एक बता, चलो एक काम हो तो कैलकुलेट करके दिखाई देता हूँ, कोई बात नहीं। 1/R इफेक्टिव = 1/484 + 1/2420/3, तो ये 3/2420 होगा। इसका LCM 2420 ये थे 5 + 3/2420 यानी 8/2420, मतलब ये कितना हो जाएगा मेरा 2/605, ये ऐसा आ जाएगा 1/R इफेक्टिव। तो इम्प्लाइज मेरा R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये पूरा कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो। 605/2 ये हो गया, तो R मिल चुका है मुझे। V उसने बताया था 220 है, मुझे उसने I पूछा है, तो सर V = IR वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। तो सर 220 = I तो पता नहीं है, इंटू 605/2, तो बेसिकली I आ जाएगा 220 × 2/605। जिसको काट पीट के मैं करूँगा ना तो 8/11 बचने वाला है, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.73 तक के आती है, 0.73 एम्पियर। बेटा क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन इंटेंसिव है, कोई सर पैर नहीं है क्वेश्चन में, फालतू दिया हुआ है। लैंप 1 लैंप 2 दोनों का रेजिस्टेंस निकालो, वो दोनों रेजिस्टेंस निकालिए, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओ, तो उससे इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा। उससे इफेक्टिव रेजिस्टेंस जैसे ही आ गया, उसके बाद में V पता है, R पता है, I निकालो। कोई सेंस का क्वेश्चन नहीं बेटा, प्लीज़ फट से पॉज करके आप लोग कर लीजिए। चलिए यहाँ का ही बचा हुआ भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा अच्छा है, कुछ इतना ये नहीं, थोड़ा सा नया दिखेगा आप लोगों को। ये देखिए, विच क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी, विच कंज्यूम्स मोर एनर्जी। अगेन दो चीज़ें अपना कंपैरिजन की, ठीक है सर। एक क्या दिया हुआ है उसने, एक तो टीवी दिया और एक टोस्टर दिया, तो यहाँ पे टीवी लिख दिया, यहाँ पे टोस्टर लिख दिया। बेटा उसने एनर्जी मांगा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। विच कंज्यूम्स मोर एनर्जी, पहला है पावर दिया हुआ है टीवी का 250 वोल्ट, टाइम दिया हुआ है 1 आवर, और यहाँ पे सर पावर दिया है 1200 वॉट्स, वोल्ट्स बोल दिया। पावर पहले वाले का दिया है 250 वोल्ट, नहीं बेटा 250 वॉट। समाउ में VW में कंफ्यूज होता ही हूँ मैं, आप लोग मत होइएगा प्लीज़। पावर दिया 250 वॉट्स और टाइम दिया 1 आवर, यहाँ पे पावर दिया 1200 वॉट्स और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। अब बेटा अपना SI यूनिट क्या था वैसे, अपन जो इसका यूज़ करते हैं वॉट आर यूज़ करते हैं, तो ये तो सर वॉट में, ये आर में भी है, तो फटाक से इसकी एनर्जी मैंने निकाल दिया, तो वो हो जाएगी 250 × 1 है 250 वॉट आर। अब यहाँ पे सर पावर वॉट में, टाइम मिनट्स में, तो सर उसको आर में करूँगा तो 10/60, तो 1/6 आर हो जाएगा।
सब एनर्जी पावर इंटू टाइम वाले फॉर्मूले से कितनी हो जाएगी सर मेरी 1200 इंटू 1/6 मतलब 200 वॉट आर। कौन सा ज़्यादा है सर? टीवी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है टोस्टर से, बट ऑब्वियसली टीवी 1 घंटा चल रहा है, टोस्टर 10 ही मिनट चल रहा है। वो उसने ऐसे ही रैंडम आपको समझाने के लिए नहीं, रैंडम बस कैलकुलेशन चेक करने के लिए दिया है। ये क्वेश्चन कर लो, फिर तो कुछ अच्छी चीज़ बात है बेटा फाइनली, ठीक है। ये कर लो पॉज और कर लो सॉल्व। चलिए, आई कैन जेन्युइनली अंडरस्टैंड लेक्चर थोड़ा टायरिंग था, बट अब थोड़ी एंटरटेनिंग चीज़ करते हैं। एंटरटेनिंग नहीं ना, थोड़ा कुछ समझ में जो सेंसिबल चीज़ें हैं ना, जो हम लोगों के एक्चुअल में काम है, वो चीज़ें करते हैं। कई बार आपके घर वाले चिल्लाते होंगे, अरे भाई बिजली का बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, बिजली का बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। आपको समझ में नहीं आता होगा बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है, बट अब आज आपको मैं बिजली का बिल कैसे कैलकुलेट होता है, पूरा एग्जैक्ट वैसा नहीं, उनका स्लैब्स होता है, कमर्शियल अलग या अलग, वो चीज़ें नहीं, बट एक बहुत ही अच्छा चीज़ आपको सिखाने लो बिजली के बिल के बारे में। तो पहले तो ना आप लोग आ जाइए पेज नंबर 219 पे, उसका जो एक एग्जाम्पल छोड़ा था ये वाला, हाँ इसका सोल्यूशन तो छोड़ दीजिए, आपको सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। देखिए क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर इज रेटेड 400 वॉट्स एंड इट ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे। या मेरे घर का तो फ्रिज ना 24 घंटे चलता है, पता नहीं लोग बंद करते होंगे, वो ठीक है सर। 400 वॉट का है और 8 घंटे रोज चलता है। अब उसने बोला है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, 30 दिन का बिजली का बिल पूछ रहा है एट 3 रुपीज पर किलो वॉट आवर। अब देखो आपको ये याद है कि अपन एक कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ा था, यूनिट्स किलो वॉट आवर। बेटा जो बिजली का बिल आता है ना, ये सबकी सब कमर्शियल यूनिट में आता है ना। हर पावर जो निकालोगे उसे कन्वर्ट करोगे किलोवाट में, जो टाइम रहेगा उसे आप कन्वर्ट करोगे आवर्स में, ठीक है। अभी तो जो क्वेश्चन करें बहुत सिंपल सा है, इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे आई वुडंट से कॉम्प्लिकेटेड बट मजेदार है। अगर वो समझ जाएगा ना, आपको बिजली का बिल निकालने में घर का भी कभी इच्छा होगी, इतना टाइम वेस्ट मत करना, पर कभी इच्छा होगी तो आप बैठ के वो भी निकाल सकते हो कितना आता होगा अप्रोक्सीमेटली। चलो ठीक है, इसलिए बिल्कुल नए पेज पर आ जाते हैं। अब देखो, अभी तो मैं आपको ना एक ऐसा डिज़ाइन बता रहा हूँ, यहाँ पे एक ही डिवाइस तो बहुत मज़ा नहीं आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मज़ा आएगा। तो क्या डिज़ाइन है, देखो सबसे पहले एक कॉलम बनता है डिवाइस का मेरा, ठीक है। फिर बनता है पावर का, पावर डायरेक्टली दिया हो तो बढ़िया, नहीं तो मैं निकालता हूँ, और पावर को मैं रखता हूँ काय में, मैं उस पावर को रखता हूँ हमेशा किलो वॉट में, क्योंकि सर हमको मांगा हुआ है क्या सर, हमको निकालना ही यूनिट कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में निकलता है बिजली का, ठीक है सर। फिर मैं निकालता हूँ टाइम, एक दिन का नहीं, पूरे बिजली के बिल का जो साइकिल है उसका टाइम निकालता हूँ, और टाइम अगेन काय में रखता हूँ मैं, इन आवर्स रख देता हूँ, ठीक है सर। फिर इसके कारण अब मैं पावर को और टाइम को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी एनर्जी निकल जाती है। अब एनर्जी, या फिर बोल लिख दो एनर्जी काय में आ जाती है सर मेरी, तो मेरी एनर्जी आ जाती है इसमें किलो वॉट आवर्स में। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन ना, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंपलर बनाने के लिए, नेक्स्ट इसमें सिंपलर बनाने के लिए अपन एक काम करते हैं, आर ना पूरे बिलिंग साइकिल का नहीं, एक दिन का ही आर यूज करेंगे। तो अपना एनर्जी, या फिर एक काम को छोड़ जाना, अपन एनर्जी सिर्फ पूरे ऐसे टाइम अपन पूरे का पूरे इसका पूरे बिलिंग साइकिल का यूज़ कर लेंगे। सर समझा नहीं क्या बोल रहे, समझाऊंगा, रुक जाओ। देखो इसमें तो एक ही डिवाइस था अपना, डिवाइस क्या है सर, फ्रिज, वो रेफ्रिजरेटर नहीं लिख रहा हूँ, फ्रिज। पावर कितना है 400, पावर कितना है 400 वॉट है, किलो वॉट में कन्वर्ट किया तो 0.4 किलो वॉट हो चुका है। अब देखो टाइम वैसे उसने 8 बोला है, बट मैं 8 नहीं, कितना दिन चल रहा है, ये महीना भर चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 30 ने 240 आवर्स हो जाएगा, ठीक है सर। अब एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, ये 0.4 है और ये इंटू 240 है, तो सर 240 इंटू 0.4 को 4/10 कर लिया, मान लो ये कटा, तो ये हो जाएगा कितना 96 हो जाएगा, ठीक है सर। तो एनर्जी होगी कितनी 96 किलोवाट आवर। मतलब क्या हो गया, अपने बिजली का जो बिल है उसमें अपने को लिखा हुआ था ना, अपने घर वाले बोलते हैं भाई इस बार 100 यूनिट बिजली का बिल आया है, पैसे में नहीं बताया 100 यूनिट आया है, तो वो ये ना 100 किलोवाट आवर आया है। याद है आपको बताया भी था, दूसरा वर्ड क्या होता है उसका, किलोवाट आवर का यूनिट होता है, वो यही आपका बिजली का बिल 96 किलोवाट आवर या 96 यूनिट्स आया है। अब सर हमको कॉस्ट पता है, एक यूनिट का कॉस्ट कितना था सर 3 रुपये था, तो 96 यूनिट्स का कॉस्ट कितना होगा, चला 96 × 3, ये 18 + 1 288, मतलब बिजली का बिल कितना आया 288 रुपीज़ आया। देख लो यहाँ पे भी उतना ही आया होगा,
समझा? देखो ये वाला ना, जैसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर समझ लो, क्या डिवाइस है, उसका कितना पावर लग रहा है मुझे वो समझ में आ जाएगा, वो कितने घंटे ऑपरेट कर रहा है मंथ के इसमें मुझे वो समझ में आ जाएगा, मंथ या फिर उसने 10 दिन का साइकिल पूछा है, 15 दिन का, जो भी, या एक ही दिन का पूछा तो वो भी, कितना टाइम यूज हो रहा है वो, तो उससे एनर्जी कितनी है ये निकाल लूंगा मैं। ये वाला ढांचा याद करो, याद रखो, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी पढ़ने वाला है, ठीक है, तो फट से ये वाला कर लो सॉल्व। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये मैं आप लोगों को टोटल तरीके से लिखा नहीं रहा हूँ, आप इंग्लिश में लिख लेना, मैं सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर जैसा बना के दे रहा हूँ। अपने पास में मान लीजिए है 2 फैन है, ठीक है, इनका पावर रेटिंग है, पावर है 50 वॉट्स, और टाइम चलते हैं मान लो 15 घंटे रोज के, ठीक है, चलो ठीक है। तो इसके बाद में मान लो अपने पास में 4 लाइट है, ठीक है, इसके पावर कितना है, पावर मान लो कुछ 100 वॉट है, टाइम चलता है ये रोज का कुछ 5 घंटे मान लो, समहाउ कुछ रैंडम ले रहा हूँ मैं, और घर में एक टीवी भी है, ठीक है, टीवी कितना है, पावर है 500 वॉट, दिन का चलता है ये 4 घंटे होगा कुछ। अब आपको नवंबर महीने का बिजली का बिल निकालना है। देखो 30 डेज बोलने का दूसरा तरीका, नवंबर महीना तो उसमें 30 डेज लेते, दिसंबर महीना बोले तो 31 डेज लेते, समझा? अब वो फरवरी पूछे कंफ्यूज नहीं करेगा, नवंबर मंथ में कितना बिजली का बिल आएगा, यानी 30 डेज में कितना बिजली का बिल आएगा, अगर एक यूनिट 10 रुपए का है, रैंडम कुछ नंबर है, एक यूनिट 10 रुपए का है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सर वो ढांचा देखो अब कितना काम में आएगा, चलो फटाफट वो ढांचा बनाते हैं। सबसे पहले क्या था, डिवाइस, फिर उससे आगे क्या था याद है, पावर, पावर काय में था, किलोवाट में था, फिर क्या था हमारा टाइम, टाइम काय में था, आर में था, फिर क्या थी हमारी एनर्जी, एनर्जी काय में थी, किलोवाट आर में थी। सर देखो ये फैन है, अब वैसे फैन का पावर 50 वॉट है, बट अपने पास कितने फैन है, 2 है, तो पावर होने वाला है 50 × 2 मतलब 100 वॉट, जिसका हो जाएगा 0.1 किलोवाट, 100 डिवाइड बाय 1000, 0.1 किलोवाट, समझे? अब टाइम, टाइम कितना चल रहा है सर, वैसे चल रहा है 15 घंटे, बट हमको तो 450 क्यों 15 × 30 भी करना पड़ेगा, तो सर टाइम कितना चल रहा है 15 × 30, 30 डेज है ना, यानी हो गया 450 आवर्स, ठीक है। अब तो एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम, तो वो होगी 45 किलोवाट आवर, ये हो गया हमारा फैन का। अब देखते हैं बल्ब या लाइट जो भी है, वो लाइट नहीं लिखना चाहिए, बल्ब लिखना चाहिए, बट कोई बात नहीं, अब होगी गलती तो होगी। चलो देखो पावर कितना होगा, 4 है 100 के, तो हो जाएगा 400 वॉट, 4 × 100 400 वॉट हो जाएगा बेटा। एक सेकंड ये एनसीईआरटी हटा देता हूँ ना, तो बेटा फालतू एनसीईआरटी खोल के रखा हूँ मैं। देखो ये देखो 4 × 100 400 वॉट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0.4 किलोवाट हो जाएगी। सर ये एक दिन में कितना 5 घंटे चलता है, 30 दिन का महीना है, तो सर 150, सर 5 × 30 मतलब ये हो गया 150 आवर्स, ठीक है। अब सर एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0.4 × 150 मतलब कुछ 60 होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये 0 हो गया, हाँ ये हो गया 60 किलोवाट आवर, यहाँ तक भी ठीक है। अब लास्ट था आई थिंक टीवी, उसकी पावर एक ही था टीवी, और बधाई हो सर पावर थी 500 वॉट मतलब बेसिकली 0.5 किलोवाट। कितना देर चल रहा था वो, 4 घंटे चल रहा था, और कितने दिन, 30 दिन, सर 4 × 30 यानी 120 आवर्स, तो सर ये क्या हो जाएगा 0.5 × 120 जो कि कितना हो रहा है 60, सर ये भी हो गया 60, सॉरी ये भी हो गया 60 किलोवाट आवर्स, ये भी ठीक है। अब देखो टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई आपकी, 60 + 60 + 45, सर वो कितनी हो रही है 60 120 165 किलोवाट आवर, मतलब 165 यूनिट्स बिजली आपकी कंज्यूम हुई है। किस महीने में, नवंबर महीने में। तो बिजली का बिल कितना आया सर, बिल आ गया 165 × 10 मतलब 1650 रुपीज़। समझा को क्या हुआ? तो देखो आपका जितना ज़्यादा पावर वाला, जितना ज़्यादा देर जलाओगे उतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, उतना ज़्यादा बिजली का बिल लाएगा। इसीलिए जो एसी रहता है बेटा, एसी का बहुत पावर रहता है, तो आप उसे थोड़ा कंपेरेटिवली कम आवर्स भी चलाओ ना, तो भी देखो कितना ज़्यादा आता है। देखो आप खुद सोचो, एक अकेला
टीवी रोज का जितना कितना 4 घंटे चल के भी 60 किलोवाट आवर एंड 60 यूनिट्स बिजली का बिल जलाता है, जहाँ पे वही 4 बल्ब्स या 4 ट्यूबलाइट्स जो रोज 5 घंटे चल रहे हैं वो उतना जलाते हैं। तो अब जितना ज़्यादा पावर वाली चीज़ ज़्यादा देर तक जलाओगे उतना ज़्यादा बिजली का बिल आएगा। इसी कारण से पता है कि आप लोगों को ये होटल इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई ना, इसमें एक डीप फ्रीजर वगैरह आता है जहाँ पे चिकन विकन हम फ्रीज रखते हैं या फिर आइस रखते हैं या फिर बहुत चीज़ें जो रखते हैं, वो बहुत बिजली का बिल यूज़ करता है, इसलिए वो सोच समझ के लेता है इंसान। बट वही बल्ब लगाना हो ना, 10 बल्ब भी लगाना, इंसान फटफट लगा देता है। क्यों? एक तो बल्ब को 24 घंटे ऑन नहीं रखना पड़ेगा, टाइम भी कम और उसकी पावर भी कम है। समझा? तो देखो एक बार ये क्वेश्चन को वापस अपन समझ लेते हैं फटाफट। तो जो पिछला क्वेश्चन था आपके लिए ईजी और हो जाएगा। सर 2 फैन 50 वाट का पावर है, 15 घंटे चलते हैं। देखो पहले 2 फैन थे तो 100 वाट्स हो गया उसका 50 इंटू 2। फिर टाइम कितना था सर? 15 था, तो 15 इंटू 30 वो 450 हो गया। तो सर उससे एनर्जी निकाल दे किलो वाट आवर में। वही चीज़ मैं लाइट के लिए भी किया, 4 लाइट 100 वाट ईच, मतलब 400 वाट हो गया, मतलब 0.4 किलो वाट हो गया। सर 5 घंटे रोज के चल रहा है, 30 दिन के लिए तो 150 घंटे ने 150 आवर्स हो गया। सर एनर्जी अगेन क्या 0.4 इंटू 150 60 किलो वाट आवर आ गई। फिर एक टीवी 500 वाट्स का रोज 4 घंटे चलता है 30 डेज के लिए, तो सर वो कितना हो गया 120 आवर्स हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया 60 किलो वाट आवर्स आ गया। तो पूरे एनर्जी को ऐड किया तो 165 किलो वाट आवर आ गया, यानी 165 यूनिट्स आ गया। फिर मैंने ये निकाल दिया। अब गाइस देखो अगेन इतना भारी क्वेश्चन नहीं आए, बट आपने अगर प्रैक्टिस की भी रही और आ गया तो बढ़िया, प्रैक्टिस नहीं की भी रही और आ गया तो बम्बू, प्रैक्टिस की भी रही नहीं है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो आप डिसाइड कर लो आपके लिए क्या बेटर है, ये चीज़ समझ लो बेटा। मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस कर लो, आपको बहुत हेल्प होगा। स्कूल के इसमें तो आ जाते हैं, बोर्ड्स का मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बोर्ड्स में भी सिंपल वाले 2-3 डिवाइसेस आ सकते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। ये क्वेश्चन छोटे वर्जन में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप लोग इंग्लिश में भले उसे लिख लीजिएगा। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपनी पूरी थियोरी और पूरा न्यूमेरिकल पार्ट खत्म होता है। थियोरी को एक छोटा सा जो ये अच्छा किया था वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सॉरी, पहले आप ये इसको पॉज करके कर लीजिए, फिर छोटा सा थियोरी अब आपको मैं आपको समझा दूंगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। चलिए, न्यूमेरिकल्स में जानता हूँ थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हो गए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो पहले के चैप्टर का पूरा चीज़ें थी वो सब चीज़ें भी आ गई थी, बट कोई बात नहीं। देखो पावर का कभी डेफिनेशन पूछे तो बोलते हैं इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट पासिंग थ्रू इट। पावर के 3 फॉर्मूले P इक्वल टू VI I²R, समझ गए ना, I²R सीरीज में कैसे यूज़ किया, और V²/R वो भी समझ गए। फिर SI यूनिट क्या है? वॉट, बड़ा यूनिट किलो वाट। फिर अपन लोगों ने क्या पढ़ता है 1 वाट का डेफिनेशन, वो आपको समझ में आ जाता है। फिर ये फालतू की चीज़ें मैंने बताई थी आप लोगों को। फिर एनर्जी क्या होता है, बेसिकली पावर इनटू टाइम होता है। फिर मैंने आपको बताया SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वाट आवर, और कमर्शियल यूनिट बिजली का बिल जो था अभी जो आपने आखिरी में निकाला बिजली का बिल, वो कमर्शियल यूनिट होता है, वो क्या होता है किलो वाट आवर, जिसको एक और चीज़ क्या बोलते हैं हम लोग यूनिट्स। किलो वाट आवर और जूल के बीच में कंपैरिजन किया जो हमने 9th में भी किया था, तो उससे हमको मिला 3.6 10⁶ जूल इज इक्वल टू 1 किलो वाट। समझा? यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक का रिविजन करना है, ठीक है गाइस? चलिए, थैंक्स लॉट।